से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखें कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो। चल सब साथ चल बई हो, लिए अब हाथ चल बई हो। तो आइए सुनते हैं जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी। श्रोताओं नमस्कार, मैं नीतू सिंह आज आप सभी का पॉडकास्ट की विशेष सीरीज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के तीसरे एपिसोड में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज में हम आपके लिए नारीवाद एवं अधिकार के मुद्दों को केंद्र में रखकर नेतृत्व बदलाव एवं संघर्ष की कहानियां लेकर आ सकें। हम उन मुद्दों पर भी बात करें जिन पर बात करना जरूरी है, जो अक्सर हमारी गिनती और नीति में पीछे रह जाते हैं। पिछले सप्ताह आपने इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में सुना कि विकलांगता कैसे महिला की जाति और धर्म की परतों से जुड़े संघर्ष को और जटिल बना देती है। आज जेंडर का बवंडर, बात भी जज्बात भी के पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में आप सुनेंगे कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की क्या चुनौतियां हैं और समाज में किस तरीके से उन्हें इसकी वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने की मुश्किलें किस कदर बढ़ जाती हैं और इस वजह से विकलांगता महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को भी कैसे बढ़ावा मिलता है। ऐसे कई सवालों के जवाब हम आज के एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक करीब 1.25 अरब वैश्विक आबादी का लगभग 16% वर्तमान में विकलांगता का सामना कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक विकलांग लोगों को गैर विकलांग लोगों की तुलना में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच से वंचित किए जाने की संभावना 3 गुना अधिक है। यौन एवं प्रजनन अधिकार का मतलब यह है कि हर इंसान को अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का पूरा अधिकार हो। बावजूद इसके दुनिया भर में लोगों को, खासकर जेंडर आधारित पर्चियों को उनकी पसंद से शादी करने, बच्चा पैदा करने, अपनी सेक्सुअलिटी और जेंडर को असर्ट करने, सेक्स करने और उसके चुनाव को नियंत्रित किया जाता है। अगर बात विकलांग महिलाओं की हो तो उनकी मुश्किलें कई गुना और बढ़ जाती हैं। यौन एवं प्रजनन अधिकार मनुष्य के मौलिक मानव अधिकारों में से एक है, लेकिन फिर भी इस जरूरी एवं महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे देश में संकोच या झिझक बस बात नहीं होती है, जिस वजह से हर साल लाखों महिलाएं यौन संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों से जूझती हैं। विकलांग महिलाओं और लड़कियों की यौनिकता और उनके स्वास्थ्य को समाज एक अलग हास्यबद्ध चश्मे से देखता है, साथ ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करता है। पॉडकास्ट की इस तीसरी कड़ी में आज हम आपको यूपी के महोबा जिले की 2 युवा विकलांग लड़कियों रेखा और अंजलि से मिलवाएंगे और उनके अनुभव से यह समझने की कोशिश करेंगे कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करना उनके लिए क्यों संभव नहीं हो पाता है। अगर वो इस मुद्दे पर बात नहीं करती हैं, तो उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलिए सुनते हैं इनके अनुभव। मेरा नाम रेखा है, ग्राम चंदपुरा से आई हूँ और पढ़ाई करती हूँ। किस कक्षा में पढ़ती हैं? एमए फाइनल है। एमए फाइनल है, क्या बात है। तो रेखा, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाए कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर बात करना आपके लिए कितना मुश्किल है, क्या आप बात कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं? नहीं दीदी, हम तो बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत हमें तो जानकारी है, लेकिन जो गांव की और लड़कियां होती हैं, ज्यादा शरीर से विकलांग होती हैं, चलने फिरने में उनको बड़ी तकलीफ होती है और उनको पैड लेना नहीं आता है और ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आपको किस तरह की विकलांगता है? दीदी, हमको पैर से विकलांग है, हम थोड़ी एक पैर कमजोर है, हम चलने में थोड़ी हमें दिक्कत होती। तो रेखा, आप
कब से इस विषय पे बात करने के लिए सहज हुई? कब से आपने बात करना शुरू किया? जब से संस्था से जुड़े दीदी, सबसे पहले बात से स्कूल कॉलेज गए और वहाँ का ये बात कोई करते ही नहीं है। और तो सब तरह की बातें होती हैं, वैसे अब किसी को हम अपना दोस्त बनाते हैं, कोई दोस्ती करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता है, और कोई घृणा करता है, कोई कोई कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेके बात नहीं करते हैं, तो किस तरह की मुश्किल और परेशानियाँ होती हैं आपको? तो हमें परेशानी तो होती ही है। जैसे कोई हम परेशानी आती तो हम घर में मम्मी से कह सकते हैं, भाभी से कह सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, लेकिन कोई सुनना थोड़ी चाहता है। अब यही हमारी परेशानी है कि हम विकलांग हैं और बस। पहले हम भी नहीं जानते थे कि पैड ऐड लेना, पहले तो कपड़ा ही बड़ी मुश्किल से ले पाते थे, लेकिन अब जब से मीटिंग में आए तो दीदी लोगों ने बताया कि पैड लेना चाहिए, पैड से अच्छा रहता है, तो पैड ले लेते हैं आप तो। क्या आपको लगता है कि जो विकलांग लड़कियाँ हैं या जो विकलांग महिलाएँ हैं, उनके साथ उनकी विकलांगता की वजह से हिंसा भी ज़्यादा होती है? होती है दीदी। जो हिंसा होती है वो किस तरह से होती है? क्या वो मारपीट करके होती है या फिर वो तानों के साथ होती है या कैसे होती है? मानसिक भेदभाव, शारीरिक हिंसा, सब कुछ होता है दीदी। अब घर में ही रहें, कहीं जाए ना, बस चार दीवारी के अंदर रहें, कहीं घूमे फिरे ना। जो विकलांग लड़कियां और ये महिलाएं होती हैं दीदी, उनकी समस्या तो ना जाने कितनी होती है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान कोई सुनना ही नहीं चाहता है। क्या घर में उनसे किसी से बात करें, जब घर के लोग नहीं सुनते तो बाहर की क्या सुनेंगे। अगर आप हिंसा को थोड़ा-सा रेखा जी और बता पाएँ जो विकलांग लड़कियों के साथ हिंसा होती है, वो किस तरह से हिंसा की जाती है? आपने खुद महसूस की है कि आपके साथ किसी तरह की ये हिंसा हो रही है या ये गलत हो रहा है जिस पे आप बोल नहीं पाईं, आवाज़ नहीं उठा पाईं? हिंसा तो होती है दीदी, लेकिन बोलते भी ज़रूर हैं, तो घर वाले नाराज़ भी होते हैं। शारीरिक हिंसा है, मानसिक हिंसा है दीदी। जैसे अब हमें पढ़ना-लिखना है आगे तो कहते नहीं, आप अब आपको क्या पढ़ना-लिखना, घर में भी बैठो और अब तुमको क्या करना है, बस घर में खाना ही तो बनाना है। काम तो सारे कराते हैं, लेकिन और बाकी खुशी कुछ नहीं देना चाहते हैं। और सबके लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। ये ऐसा दर्द है दीदी, विकलांगता, जिसे सब कोई ताने मारता है और ना ही इसको कोई देख सकता है, ना समझ सकता है। सिर्फ जो विकलांग लड़कियाँ या महिलाएँ हैं, वे ही समझ सकते हैं इस दर्द को और जानती हैं कि ये दर्द और ये ताने क्या होते हैं। जब से हुँ। हम ग्रामीण शक्ति संस्थान से जुड़े हैं, तब से हम मतलब काफ़ी जानकारी हो गई। तो हम गाँव में भी या कहीं भी जाते हैं, मीटिंग में तो बात करते हैं ना, तो भी समाज और मीटिंग वाले कहते हैं, "अरे! ये तो विकलांग है, बहुत ज़्यादा बोलती है, इतना बोलती है, ये इतना बोलती है, आगे बढ़ती है और जैसे इसके पंख लग गए हों।" तो रेखा आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने बहुत अपने निजी अनुभव साझा किए। जो भी श्रोता रेखा को सुन रहे होंगे निश्चित तौर पे समझ पा रहे होंगे कि रेखा जैसी लाखों लड़कियाँ, लाखों महिलाएँ जो विकलांगता के साथ जूझ रही हैं, उनकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ जाती हैं जब हम उनके साथ संवेदनशीलता नहीं दिखाते हैं या सजगता नहीं बरतते हैं। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा है दीदी कि आपने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ समझा और समझने की कोशिश की। नहीं तो वरना कोई बात करना भी नहीं चाहता और ना ही कोई इतना समय बिताना चाहता है हमारे साथ। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी रेखा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और निश्चित तौर पे जब हम महोबा आएँगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे, आपके घर आएँगे और आपसे जी, बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी दीदी, आपका भी बहुत धन्यवाद दीदी, हम आपसे बात करके बहुत खुश हैं। नमस्ते। और अभी हमारे साथ अंजलि हैं एक साथी, वो भी महोबा से हैं। तो अंजलि आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते दीदी। अंजलि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए क्या करती हैं? कहाँ की रहने वाली हैं? हम पचतहरा के रहने वाले हैं। किस क्लास में पढ़ती हैं? 8 तक था स्कूल तो वहीं बस पढ़ा बस। अच्छा। और अभी कितने साल की हैं आप? 16-17 साल के हैं। और आपको किस तरह की विकलांगता है अंजलि? दीदी एक पैर और एक हाथ पतला है और मतलब पैर थोड़ी लचकता है। अगर आप अपने अनुभव थोड़े से बता पाएँ कि जब आपको पहली बार पीरियड आया था या दूसरी बार माहवारी आई थी या जब भी, तो माहवारी को लेके आपके क्या अनुभव रहे? दीदी जब हमें पहली बार पीरियड आया तो मतलब हमें कुछ जानकारी नहीं थी उसके बारे में। जैसे अपन से बड़ी दीदी रहती घर में या भाभी लोग, तो उन्हीं से मतलब हमें थोड़ी पता चला। और जैसे कि पहले पता नहीं था तो हम तो कपड़ा यूज़ करते थे, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा हानि होती है। हुँ। इन्फेक्शन फैलता है। अंजलि ये बताइए कि अपने शौक के बारे में, अपने पसंद-नापसंद के बारे में
या अपने स्वास्थ्य के बारे में या पीरियड जैसे विषय पे बात करने की इजाज़त है, अनुमत है? आप बात कर पाते हैं खुल के या नहीं कर पाते हैं? नहीं दीदी, नहीं कर पाते हैं। और पसंद नापसंद पे तो ऐसा है कि जैसे कुछ भी थोड़ी, जैसे कि अपन लोगों ने हेयर स्टाइल बना ली या फिर लिपस्टिक लगा लो थोड़ी, लाइनर वगैरह, हुँ। तो फिर महिलाएँ कहती हैं, देखो तो धनी तो विकलांग है और बस सजे-सवरे हैं कह दो, कहाँ जा रही जी, सज के। तो अंजलि, जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं, फिर तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी, बहुत सारा इन्फेक्शन होता होगा। ख़ासकर अगर हम यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की बात करें, माहवारी को लेके बात करें, तो अगर आप खुल के किसी से बात नहीं करेंगी, जानकारी नहीं मिलेगी, फिर तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती होंगी। हाँ दीदी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और किसी को मतलब किसको बताएँ, कोई सुनना ही नहीं चाहता। जैसे कि हम मतलब पीरियड के बारे में बात नहीं करते तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती हैं, हुँ। परेशानियाँ भी आती हैं, तो वो हम ही को झेलनी पड़ती हैं। किसी से जैसे बोलो तो कहते हैं काश शर्म लगती जी सब बातों में और कहते कि नहीं जी दबा रहने दो जी सब। क्या अंजलि, जो विकलांग लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ हिंसा भी ज़्यादा होती है? हाँ दीदी, होती है हिंसा। जैसे कि अपने पसंद का कुछ करना चाहो तो मतलब नहीं कर पाते और कहते हैं तुम नहीं कर सकती ये। क्यों नहीं कर सकती दीदी? हमारी भी तो एक ज़िंदगी है जीने की। आप ग्रामोन्नत संस्था की मीटिंग में कब से आने लगी? कितना समय हुआ आपको? 3 साल हुए दीदी। मीटिंग में आने से आपके जीवन में या आपके स्वभाव में या आपके नेचर में किस तरह का बदलाव आया? दीदी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। पहले मतलब हम ज़्यादा मतलब बोल भी नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा खुल के, और जब से दीदी लोगों से मिले तो मतलब हमें बोलने का भी तरीका पता पड़ा और मीटिंग में मतलब आने के बाद हमें सब मतलब जे कुछ हम बोलना चाहते हैं वो दीदी लोग मतलब सुना जाने लगा और जे कुछ हम अपनी बात रखना चाहें तो वो दीदी लोग सब सुनने के लिए तैयार रहती हैं। और जैसे कि कुछ अपनी समस्याएँ रहती हैं तो वो दीदी लोगों से शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग अंजलि सुन रहे हैं, क्या आप लोगों से कहना चाहती हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे अलग-अलग जगह के रहने वाले लोग हैं, जो इसको सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि हमें विकलांग लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए? खासकर अगर हम उनके यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की बात करें, उनके अधिकार और हक की बात करें, तो हमें किस तरह से उन्हें मौके देने चाहिए या किस तरह सा माहौल देना चाहिए ताकि वो अपनी बात खुल के रख सकें? उनको समझना चाहिए और उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनको बराबर का दर्जा देना चाहिए। बिल्कुल। तो अंजलि, आपकी बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं तक पहुँच गई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आप सबसे, जितने भी साथियों ने आज मुझसे बात की है, आप सबसे महोबा में आके ज़रूर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद अंजलि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। दीदी धन्यवाद, थैंक यू आपको भी। हमें आपसे हुँ, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। अभी आपने सुना कि किस तरह से हमारे समाज में विकलांग लड़कियों को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर खुलकर बात करने की इजाजत नहीं मिलती। अगर आज ये लड़कियां हमारे सामने कुछ बोल पा रही हैं, तो ये ग्रामोन्नत संस्था के कार्यों का असर है, जो बीते सालों यहाँ क्रिया के सहयोग से WGG प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। WGG यानी वुमेन गेनिंग ग्राउंड प्रोग्राम विकलांग महिलाओं के साथ किस तरह से काम करता है, चलिए इस विषय पर इस संस्था से जुड़ी उषा जी को सुनते हैं। धन्यवाद नीतू जी। जो WGG प्रोग्राम है, विमेन गैनिंग ग्राउंड, जमीनी स्तर पर जुड़ रही महिलाओं के साथ, विकलांग महिलाएं, लड़कियां, इनकी जो अपनी स्वयं की यौनिकता है, उनका प्लेजर है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि अगर ये कि विकलांग महिलाओं के लिए बहुत ही लड़ाई है, उनके लिए कहीं पे कोई स्पेस नहीं दिया गया है। जैसे कि जब हम लोगों ने शुरुआत में देखा था, जब हमने विमेन गैनिंग ग्राउंड में एक सर्वे किया, तो वहाँ पर विकलांग महिलाएं हैं, उनके लिए कोई स्पेस नहीं था। जो महिलाएं 40 साल से ऊपर थी, उनका तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड था, लेकिन जो हम देखते हैं हमारे मानक के अनुसार, हमारी 18 से 35 वर्ष की महिलाएं एकदम गैप थी। उसका क्या कारण था, वो कहीं ना कहीं वो समझ में आया कि ये जो गैप है वो कहीं ना कहीं छुपाया गया है, इसको नजरअंदाज किया गया है, चाहे वो पंचायत स्तर से किया गया हो या वो परिवार स्तर से किया गया हो। तो जब हम लोगों ने बहुत सारे आंकड़े निकाले तो बहुत सी 60-65 महिलाएं ऐसी निकल के आई 15 पंचायतों में, इसी कैटेगरी में थी, जिनकी कहीं पे कोई गिनती नहीं थी, कहीं पे कोई आंकड़ा नहीं था और ना ही किसी रजिस्टर में नामांकन था। अगर हम उनकी समस्याओं को लेकर देखते हैं तो अभी
विकलांग महिलाओं की बहुत सी समस्या है, लेकिन अगर हम खासकर यौन प्रजनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो विकलांग महिलाएं हैं उनकी समापन में और गर्भ धारण में, इन दोनों में बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। हम लोग देखते हैं कि जब माहवारी होती है तो लड़कियों के साथ वहां पर उनके जो परिवार के लोग होते हैं, वहां कहीं ना कहीं वो चाहते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं कि भाई इसको ऐसी कोई इलाज हो जाए कि इसकी माहवारी ही ना आए। इसका रीजन क्या था कि ना ही माहवारी आएगी, ना ही ये किसी पुरुष के संपर्क में जाएगी और ना ही कल की घटना हो पाएगी। तो ये चीजें थी। और जब महिलाओं से मिले, विकलांग महिलाओं से, तो उनसे बहुत ज्यादा क्लोजली जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दीदी हम लोग तो ना ही शादी के बारे में सोच सकते हैं, इच्छाएं हैं, बहुत मन करता है कि हमें भी दोस्ती हो हमारी किसी से, हम भी किसी पुरुष से बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इतना दूर रखा जाता है इन सब चीजों से कि हमारी जो पसंद है वो एकदम रोक दी जाती है और हमें एक ही ताना दिए जाते हैं कि ये तो कलंक है। और आप विकलांग महिलाओं के साथ हिंसा को कैसे देखती हैं? जैसे कि विकलांग महिलाओं की हिंसा की बात अगर यदि हम करते हैं तो जो लड़कियां हैं वो माहवारी से हो रही हैं और माहवारी होने से ही उसका कहीं ना कहीं उसका डॉक्टरों से मिलकर उसकी माहवारी बंद करवाने का प्लान हो रहा है, या फिर जो गर्भ धारण किए हैं महिलाएं उसका गर्भ समापन करवा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ हिंसा हो रही है। ये मैं बड़ी हिंसा और छोटी छोटी हिंसा तो ऐसी है कि शुरुआत उसको बचपन से ही एक कलंक के रूप में बना दिया जाता है कि तुम तो कलंक हो, तो इस तरह से उसको जो ताने दिए जाते हैं और उनका जो मानसिक तनाव बिगाड़ा जाता है, वो हिंसाएं बहुत हो रही हैं। उषा जी, जब आप गर्भ समापन की बात करते हैं, जब आप बच्चेदानी को हटाने की बात करती हैं, तो उन महिलाओं और लड़कियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? यदि हम गर्भ समापन की बात करें या बच्चादानी निकलवाने की बात करें, दोनों ही स्थितियों में लड़कियों को, महिलाओं को बहुत ही पीड़ा सहनी पड़ती है और ये पीड़ा ऐसी पीड़ा होती है जिसको हम अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते हैं। उषा जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, धन्यवाद। अभी आपने सुना कि उषा जी ने विकलांग महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात एवं इनके साथ होने वाली हिंसा पर धरातल से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। महिलाओं की जिंदगी के हर चरण में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले इनके यौन इच्छा और प्लेजर के मुद्दे हैं, फिर स्वास्थ्य से जुड़े मेंसुरेशन, प्रजनन क्षमता, सर्वाइकल, स्क्रीनिंग, गर्भ निरोधक, गर्भावस्था, एबॉर्शन, यौन संक्रमण रोग, पीसीओडी और मेनोपॉज जैसे मुद्दे शामिल हैं। भारत जैसे पुरुषवादी प्रधान देश में महिला स्वास्थ्य को, खासकर विकलांग महिला के स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यौनिकता और यौन संबंधों को जिस मोरालिटी के चश्मे से देखा जाता है और उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जिसका सीधा असर असुरक्षित गर्भ समापन और मातृत्व मृत्यु दर में देखने को मिलता है। भारत में लगभग हर साल 15.5 मिलियन गर्भ समापन होते हैं। महोबा बुंदेलखंड इलाके का एक जिला है जहां पर काम करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, पर ग्रामोन्नत संस्था बीते 32 वर्षों से यहां के दर्जनों गांवों में नारीवादी नेतृत्व एवं विकास की दिशा में बड़ी सघनता से काम कर रही है। यहां की दर्जनों युवा लड़कियां बीते वर्षों में अपने समुदाय में नेतृत्व की दिशा में आगे निकल कर आई हैं, जो संस्था में वॉलंटियर जुड़कर विकलांग महिलाओं एवं लड़कियों के साथ काम कर रही हैं। चलिए हम इन युवा लड़कियों के अनुभव सुनते हैं। तो सबसे पहले अफसाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तीसरे एपिसोड जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। धन्यवाद। अफसाना, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ किस तरह से काम करती हैं। शुरुआत में जैसे विकलांग लड़कियों को उनको देखना कि वो उनकी उम्र को देखना और उनकी उम्र को देखते हुए उनको अपने साथ जोड़ना, फिर उनकी कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो वो अपने घर के साथ साझा नहीं कर पाती,
पहले हम उन लोगों के साथ ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो अपनी जो भी मन में छुपी बातें हैं वो हमसे कह सकें, अपनी परेशानी को बता सकें। फिर हम उनकी परेशानियों को सुनकर उनको थोड़ा सा बताते हैं कि किस प्रकार आप उनको हल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ होती हैं। उनके घर वाले बहुत ताने देते हैं, तो ये सब सारी बातें वो हमें बताती हैं। अफसाना, जब आपने कहा कि आपको विकलांग महिलाएं और लड़कियां बहुत सारी बातें बताती हैं जो उनकी समस्याएं होती हैं, अगर आप थोड़ा सा खुल के बता पाएं कि वो क्या समस्याएं और क्या बातें होती हैं। हाँ, जैसे उनके स्वास्थ्य को लेकर अगर कहा जाए, एक तो पहले से वो विकलांग है और ऊपर से जब उनके शरीर में कई ऐसी परेशानियां होती हैं, जैसे अगर माहवारी को लेकर हो गया, अगर वो पीरियड्स हैं तो उनके घर वाले उनको कहते हैं कि जो भी मिले वो यूज करो, लेकिन उनको पैसे नहीं देते हैं। वो खुद हमें बताते हैं कि पैसे नहीं दिए जाते हैं, कहते हैं कि कपड़ा यूज करो। तो उनको बहुत सारी अपनी शरीर से लेकर परेशानियां होती हैं। जैसे अगर वो युवा लड़की है तो उसको पहले से ही माँ बाप बहुत समझा देते हैं। ऐसी जैसी पुरानी कुरीतियों की जो लोग होते हैं उनकी वही सोच होती है, तो वो कह देते कि तुम विकलांग लड़की हो, बाहर सज के संवर के मत निकलना, किसी पुरुष से दूर रहना, उनसे ज्यादा बात मत करना। बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि कुछ समझदार होती तो वो तो चलो बात को इतना ध्यान में नहीं रखती, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो उनको बहुत तनाव हो जाता है, तो वो सोचती हैं कि शायद मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के और घर के लोग पता नहीं कैसा सोचते हैं। हमें विकलांग लड़कियों के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो? आपके हिसाब से ऐसे क्या कदम उठाए जाने चाहिए या किस तरह की कोशिशें की जानी चाहिए? दीदी, सबसे पहले तो सोच को बदलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी सोच वैसे ही पुरानी रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारी सोच बदल जाएगी, उनको समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे उनको समझ में आएगा। तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि जैसे हम लोग हैं वैसे ही विकलांग लोग हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का। वो भी कुछ भी कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो। धीरे धीरे उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। तो अफसाना, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने महत्वपूर्ण अनुभव साझा करने के लिए, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। थैंक यू दी। अभी हमारे साथ महोबा से सोनम भी जुड़ी है। सोनम, अगर आप हमें थोड़ा-सा अपना अनुभव बता पाएँ। समाज में अगर विकलांग लड़कियों को अगर देखते हैं ना तो मतलब उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है, इस तरीके से कि वो हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है। तो क्या घर, परिवार, समाज सब विकलांग लोगों को अलग कर देते हैं खुद से या अलग मानते हैं खुद से? हाँ दी, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। जितना अच्छा हम देखते हैं, जितना अच्छा हम कर लेते हैं, वो शायद विकलांग लोग नहीं कर पाएंगे। समाज कैसे देखना चाहता है या परिवार कैसे देखना चाहता है कि वो कैसे रहे तो ही मानी जाएगी कि वो विकलांग है, या किस तरह से उसमें फ़र्क किया जाता है? इस तरीके से मतलब कि दीदी बाहर पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ने लिखने नहीं जाना है, तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं पहनना है, शादी या कोई फंक्शन समारोह उत्सव है उसमें नहीं जाना है, तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं है, तुम्हें घर के काम सारे करना है लेकिन बाहर नहीं जाना है क्योंकि तुम विकलांग हो, ना बाहर पढ़ने देने जाना है। तो सोनम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए, है ना? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी दीदी। अभी आपने अफसाना और सोनम के अनुभव सुने। आप इन्हें सुनकर समझ पाए होंगे कि विकलांगता लड़कियों के स्वास्थ्य पर किस तरह से असर डालती है। जागरूकता के अभाव में उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 फरवरी को यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद यही है कि यौन संक्रमण से संबंधित रोगों और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हो सके, खुलकर बात कर सके, ताकि उन्हें इससे होने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपका सवाल या सुझाव है या आप अपने आसपास के कुछ किस्से कहानियाँ हमारे साथ बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके या सीड्स ऑफ रूरल इंडिया पर मेल करके जरूर बताएं। अभी आपको दिल्ली में रहने वाली आभा खेतरपाल जी से मिलवाते हैं, जो लंबे समय से विकलांग महिलाओं के यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर
बड़ी सघनता से काम कर रही हैं और ये एक व्हीलचेयर यूजर हैं। ये विकलांग महिलाओं के मेंटल हेल्थ, उनकी काउंसलिंग एवं सेल्फ एडवोकेसी पर भी महिलाओं एवं किशोरियों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। ये इस विषय पर बहुत सारी किताबें लिख चुकी हैं। सुनते हैं आभा जी के अनुभव। तो जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के तीसरे एपिसोड में आभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थोड़ा अपने अनुभवों से बता पाए अगर कि आप यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रखती हैं, कैसे उसके साथ फाइट करती हैं, अगर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव बता पाए। हाँ जी, जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जिसे हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, वो एक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हर महिला को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें और बहुत दूसरी बीमारियां या दूसरे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव रहा है, मैं एक विकलांग महिला हूँ और मैंने शुरू से ही, क्योंकि इस बारे में जागरूकता रखने की कोशिश की है, इसके बारे में बहुत पढ़ाई की है और मैं विकलांग महिलाओं के लिए काम भी करती हूँ। अपने जो शरीर की साफ सफाई का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है इसमें, या जब पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म के समय पे भी, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना और अपने शरीर को हमें जानना है कि कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ अगर चेंज आ रहा है या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको उसी समय देखने की ज़रूरत है या किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत होती है। मैं अपने शरीर का तो इसी तरह से ख्याल रखती हूँ। हम सब मासिक धर्म के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन हम मेनोपॉज, जब मासिक धर्म बंद हो जाता है होना, तो मेनोपॉज के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन उस समय भी हमें बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत होती है, अच्छे विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जानकारी होना एक तरह का सशक्तिकरण है और अपने शरीर की हर एक चेंज को नोटिस करना कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर जलन हो रही है, तो उन सब चीज़ों का तो मैं अपने अनुभव से यही कह सकती हूँ। आप लंबे समय से विकलांग महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, आपने मेंस्ट्रुएशन पे काफी काम किया है, तो जो फील्ड के अनुभव हैं वो किस तरह से निकल के आए? आपने किस तरह की मुश्किलें देखी या किस तरह की चुनौतियां देखी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अगर बात नहीं होती है तो उसके क्या दुष्प्रभाव देखने को मिले? रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात करना तो इंडिया में वर्जित है तो इस पर पूरी चुप्पी साधी जाती है, खास करके विकलांग लड़कियों के लिए और विकलांग महिलाओं के लिए, और उन्हें यौन शिक्षा भी नहीं दी जाती है। आम इंसान को भी नहीं दी जाती जिन्हें विकलांगता नहीं है, उन महिलाओं को भी अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से ये शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। ना स्कूलों में इसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है, कॉलेज में नहीं। जो कुछ भी लोग सीखते हैं वो मैंने ये देखा है कि इंटरनेट के थ्रू ही सीखते हैं, जो कि बहुत कुछ गलत सीख जाते हैं उसमें। तो जब मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, विकलांग महिलाओं से, लड़कियों से बात करनी शुरू की, तो सबसे बड़ी चुनौती आई चुप्पी की। वो बोलना नहीं चाहती हैं, वो बोलने से डरती हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि वो हमेशा एक ऐसे वातावरण में रही हैं जहाँ पर इन सब बातों पे बात करना, खास करके विकलांगता की वजह से, एकदम वर्जित माना जाता है। तो वो चुपचाप एक तरह से एक पीड़ित जैसे होती हैं, वो वैसे ही रहती हैं। उनके मन में सवाल बहुत रहते हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता। तो विकलांगता और यौन स्वास्थ्य को लेकर कुछ अच्छे तरह से विशेषज्ञ भी नहीं है, मैंने ये देखा है। डॉक्टरों को भी इस चीज़ की समझ नहीं है कि कौन सी विकलांगता की वजह से यौन स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्योंकि विकलांगता एक नहीं है, बहुत तरह की है। तो हर एक कंडीशन में अलग अलग तरीके का इलाज, अलग अलग तरीके से उसको संभालने की जरूरत होती है। तो इन सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं है विशेषज्ञों के पास। यौन स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो उस वजह से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। तो ये सब चीजें मैंने बहुत नोटिस की, बहुत लड़कियों में, बहुत महिलाओं में। तो अगर मैम ये लड़कियां बात नहीं करती हैं या संकोच कह लें या झिझक कह लें, तो इसके दुष्प्रभाव किस से देखने को मिलते हैं? दुष्प्रभाव तो बहुत हो सकते हैं, जिसे हम कंसेंट कहते हैं, मंजूरी कहते हैं कि इन्हें कैसे छुआ जाए या कौन कैसे छूता है,
इन्हें वो ना बोलना भी नहीं आता, इन्हें ये नहीं पता रहता किसी के साथ यौन संबंध में है या किसी के साथ भी यौन संबंध स्थापित करना चाहती हैं, तो वो गर्भ निरोधन कैसा वाला यूज करें, क्या यूज करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि विकलांगता की वजह से जो हम गर्भ निरोधन के जो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज करते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि चलने फिरने की जो विकलांगता होती है, जिसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं, उसमें हमें गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं वो बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि इन दवाओं से जो खून का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में वो रुक सकता है टांगों में, क्योंकि टांगे चलती नहीं है, बैठे रहना है तो ब्लड जो क्लॉट हो सकता है जिसे हम कहते हैं। उन्हें इन बातों की बहुत दिक्कत रहती है। और दुष्प्रभाव यही है कि अगर हम यौन स्वास्थ्य का सही से ख्याल ना रखें तो हमें सेकेंडरी और बीमारियां लग सकती हैं जिससे विकलांगता में वृद्धि हो सकती है। हम ज्यादा जोर हिंसा पे देते हैं, या कोई लड़की प्रेग्नेंट हो सकती नहीं हो सकती, क्या वो किसी शिशु को जन्म दे सकती नहीं, सिर्फ इन दो चीजों पे ज्यादा बात होती है। लेकिन प्लेजर पर जो आनंद की अनुभूति होती है, जो जिसे हम त्वचा सुख कहते हैं, टच कहते हैं, उन सब चीजों के बारे में विकलांग महिलाओं के साथ कोई भी बात नहीं करता और इस मानव अधिकार का हर रोज हर तरह से हनन किया जाता है। तो पार्टनर कैसा हो, नर गर्भ धारण कब और कैसे करना है वो कौन तय करेगा। तो डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की सबसे बड़ी कमी रहती है और इसका दुष्प्रभाव उनकी मानसिक स्वास्थ्य पर भी रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी रहता है, हिंसा हो सकती है। तो बहुत अनेक तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। महिलाओं की, लड़कियों की जो इच्छाएं हैं वो मन में दबी रह जाती हैं। ये भी तो एक ह्यूमन डिजायर है, एक मानव अधिकार ही मैं तो कहूंगी ये है कि हमें कोई किस तरह से छूता है, उससे हमें कैसी अनुभूति होती है। और वो लड़कियां, वो महिलाएं बात नहीं कर पाती हैं, वो किससे बोलें। जो भ्रमित भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, ये इतने ज्यादा होती हैं। डिसेबिलिटी को, विकलांगता भी एक तरह से कलंक माना जाता है हमारे समाज में। और अगर महिला डिसेबल्ड है, विकलांग है, वो तो एकदम वो एक कलंकित विषय हो जाता है। और जहां तक सेक्स और सेक्सुअलिटी की बात है, वो भी एक बहुत ऐसा माना जाता है कि शर्म का विषय है, इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, ये सब बहुत बीच में आ जाते हैं। तो वो अपने मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। सुंदर कपड़े लेना, पसंद का रंग पहनना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना तक वो नहीं बोल पाती हैं अपने घर वालों से। तो जैसा आपने बताया कि बहुत तरह की विकलांगता होती है और हर तरह की विकलांगता से हमारे स्वास्थ्य पे अलग तरह का असर पड़ता है। तो खासकर अगर हम माहवारी प्रबंधन को लेके बात करें, क्योंकि उस पे आपका लंबा काम रहा है, जी। तो महिलाओं को, खासकर विकलांग महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, उन्हें किस तरह की समस्याएं और मुश्किलें आती हैं? तो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी में माहवारी शुरुआत से लेकर उसके प्रबंधन तक हर एक में अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ तरह की विकलांगता होती है जिसमें माहवारी देर से शुरू होती है, लेकिन कहीं पर क्या होता है कि मैं अपनी बात करूं, मुझे चलने फिरने में दिक्कत है, तो वहां प्रबंधन में दिक्कत आती है। जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं, या प्रोडक्ट्स को चेंज करने की दिक्कत आती है, किस तरह से चेंज करा जाए। और जिनके हाथों में ताकत नहीं है या जिनके हाथ नहीं है, वो कैसे सैनिटरी नैपकिन्स का उपयोग कर सकते हैं, या उनको किस तरह से सिखाया जाना चाहिए प्रबंधन, वो सिखाने की बहुत आवश्यकता होती है। और दिन में कितनी बार नैपकिन चेंज करना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी जगहों में इवन जो केयर गिवर हैं या जो परिवार के लोग हैं, माएँ हैं, उनको भी एक तरह से ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो एक बार अगर प्रबंधन के तरीके सीख जाएँ, हम सब जानते हैं, हम सब महिलाएँ हैं कि पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, तो कई बार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिन्हें होती है, उनके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आने लग जाता है। तो इस तरह की जानकारी होना और किस तरह से उसका प्रबंधन किया जाए, कब डॉक्टर को दिखाया जाए, तो वो सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पूरी एक किताब लिखी है, मैनुअल है मेरे पास, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी। तो वो पढ़कर काफ़ी मदद मिली है लोगों को। उन्होंने, मतलब काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो पाया है उस चीज़। बुक का नाम है गोइंग विद द फ्लो।
आपको बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे होंगे और निश्चित तौर पर अगर जो भी श्रोता हमारे कनेक्ट होना चाहते हैं आभा जी से, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। हम आपको आभा जी से ज़रूर कनेक्ट कराएँगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो भी आप हमें भेजें, और जो भी श्रोताओं के सवाल हों वो ज़रूर पूछें और फिर आने वाले एपिसोड्स में उसके जवाब लाने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने कह सकते हैं संक्षिप्त में पर बहुत विस्तृत जानकारी बताई जो निश्चित तौर पे हमारे श्रोताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ पर। थैंक यू। अभी आपने आभा जी को सुना। जिन विकलांग महिलाओं को घर बैठे ऑनलाइन काउंसलिंग चाहिए हो, वो आभा जी से जरूर संपर्क कर सकती हैं। आजादी के 75 साल बाद भी विकलांगता को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में शामिल नहीं किया गया है। स्वास्थ्य की खराब सुविधाओं और आवागमन की असुविधाओं के चलते विकलांगों में दमा, मधुमेह, स्ट्रोक या अवसाद जैसे विकारों के विकसित होने का जोखिम सामान्य लोगों से दोगुना होता है। ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके लिए भी समावेशन, सुलभता और बिना किसी भेदभाव की सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखना होगा, जिसे अभी नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूद विषमताओं के चलते विकलांगता के बीच जीवन गुजार रहे लोगों की उम्र सामान्य जनों की तुलना में 20 वर्ष तक कम होती है। विकलांगता का जीवन गुजार रहे इन 130 करोड़ लोगों में से करीब 80% लोग गरीब और मध्यम आय वाले देशों में जीवन गुजार रहे हैं, जहां उनके लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच दुर्गम है। वहीं अन्य सुविधाओं के नाम पर बस छलावा है। रिपोर्ट के अनुसार हर 5 में से 3 विकलांग महिलाएं हैं। श्रोताओं, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आप सबसे इजाजत लेने का। तब तक आप मेल के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इस सीरीज पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक आप सब रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर गई हो, चल सब साथ चल गई हो, लिए अब हाथ चल गई हो। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी।